मैं आपके साथ मैं हूं राजीव। न्यूज 222 लेकर हाजिर हुए हैं हम अगले 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के दूसरे दिन की शुरुआत अस्सी घाट पर सफाई अभियान के साथ होगी। अब से कुछ देर बाद सुबह 8:15 पर पीएम मोदी अस्सी घाट पर झाड़ू लगाने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 9:05 पर माता आनंदमयी अस्पताल जाएंगे। पीएम 25 मिनट तक वहां रुकेंगे। सुबह 9:45 पर पीएम विजयनगर तिराहा पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इससे पहले पीएम बनने के बाद कल पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले मोदी ने लालपुर में व्यापार सुविधा केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि वो ज्यादा बोलेंगे नहीं, काम करके दिखाएंगे। पीएम ने अखिलेश यादव सरकार पर व्यापार सुविधा केंद्र के लिए वाराणसी शहर के पास जमीन नहीं देने का आरोप लगाया। इसके बाद पीएम जयपुर गांव गए, जहां उन्होंने गांव को गोद देने का ऐलान किया। पीएम ने जयपुर के लोगों से गांव का जन्मदिन मनाने की भी अपील की। शाम में पीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। मोदी ने कहा बीजेपी की जीत का पहला श्रेय जनता को जाता है, जबकि दूसरा श्रेय बीजेपी कार्यकर्ताओं को। बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जब पीएम मोदी टीएलडब्ल्यू ग्राउंड पहुंचे तो मोदी मोदी के जमकर नारे लगे। पीएम मोदी वाराणसी में अपने संसदीय जनसंपर्क कार्यालय भी पहुंचे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। अपने संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 फरियादियों की शिकायतें सुनी। वाराणसी में पीएम मोदी जब अपने संसदीय कार्यालय में थे तो बाहर एक लंगूर ने पुलिस वालों को खूब परेशान किया। 2 दिनों का वाराणसी प्रवास के बाद सुबह 10:55 पर पीएम बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। दिल्ली में आज 11 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। इसमें गोवा के नए सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मोदी सरकार में शामिल होने वाले नए नामों पर भी चर्चा होगी। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर को केंद्र में लाए जाने की खबर के साथ ही गोवा बीजेपी में सीएम पद को लेकर घमासान मच गया है। डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा ने कहा है कि उनकी वरिष्ठता की अनदेखी कर किसी जूनियर को सीएम बनाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि बाद में डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा ने कहा विधायक दल की बैठक में जो फैसला होगा वो मानूंगा। गोवा में सीएम की रेस में स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर और विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र अर्लेकर रेस में सबसे आगे हैं, तो वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि बाद में डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा ने कहा विधायक दल की बैठक में जो फैसला होगा वो मानूंगा। गोवा में सीएम की रेस में स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर और विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र अर्लेकर रेस में सबसे आगे हैं। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा और राजीव प्रताप रूडी को गोवा का सीएम चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। कल दिन में तकरीबन 12 बजे मनोहर पर्रिकर राजभवन जाकर राज्यपाल मृदुला सिन्हा को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद रूडी और येदियुरप्पा की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए सीएम का चुनाव होगा। गोवा के सीएम का पद छोड़ने के बाद मनोहर पर्रिकर को यूपी से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। मनोहर पर्रिकर 10 नवंबर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे। रविवार को 1:30 बजे मोदी सरकार में पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 10 से 12 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उन्हें रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिहार से रामकृपाल यादव और गिरिराज सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। इन्हें पीएमओ से फोन आ चुका है। छत्तीसगढ़ से रमेश बैस और यूपी से मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। महाराज हंसराज अहीर और हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। झारखंड से जयंत सिन्हा और पंजाब से विजय सापला मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि शूटर से सांसद बने राज्यवर्धन सिंह राठौर को मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान से सचिन पायलट को हराने वाले सावरलाल जाट को का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। सुरेश प्रभु को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। प्रभु वाजपेयी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। मंत्रिमंडल में शामिल करने से पहले मोदी ने सभी संभावित लोगों को रविवार सुबह 9 बजे चाय पर बुलाया है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से रेल मंत्रालय लिया जा सकता है। गौड़ा के कामकाज और प्रदर्शन से पीएम मोदी खुश नहीं। बीजेपी शिवसेना में दूरियां बढ़ती जा रही है। कैबिनेट विस्तार के लिए शिवसेना ने अपने 2 सांसदों का नाम भेजने से मना कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने कहा महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने तक दिल्ली नाम नहीं भेजा जाएगा। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात की है। ऐसी खबर है कि दोनों नेताओं के बीच कांग्रेस की मदद से महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई।
दरअसल शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। शिवसेना शर्तों के आधार पर बीजेपी को समर्थन देने की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी सशर्त समर्थन लेने को तैयार नहीं। मोदी सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए कांग्रेस ने 7 शैडो कैबिनेट कमेटी बनाई है। वीरप्पा मोइली, आनंद शर्मा और ज्योतिरादित्य को वित्त, वाणिज्य, सूचना प्रसारण और विदेश मामले की कमेटी में रखा गया। गृह, रक्षा और कानून पर बनी समिति में एंटनी अश्विनी कुमार और राजीव सातव को शामिल किया गया है। दिग्विजय सिंह, अशोक चौहान और निनांग एरिंग उस कृषि, पेयजल और स्वच्छता पर नजर रखने वाली कमेटी में जगह मिली है। ऑस्कर फर्नांडिस और रंजीता रंजन के हाथ के साथ खड़गे रेलवे और श्रम संबंधी कमेटी में है। स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास संबंधी समिति में गुलाम नबी आजाद, जेडी सलीम और के सुरेश को रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर से विवादों में है। स्मृति ने अपनी तारीफ करने वाले विश्राम जामदार को नागपुर एनआईटी के अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस पोस्ट के लिए 4 नाम भेजे गए थे, लेकिन विश्राम जामदार का नाम राष्ट्रपति को भेजा गया। 15 सितंबर को जामदार को एनआईटी का अध्यक्ष बना भी दिया गया। जामदार ने स्मृति ईरानी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उनकी तारीफ की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक विश्राम जामदार ने अपनी चिट्ठी के साथ अपना रेज्यूमे भी भेजा था। विश्राम जामदार को लेकर जब स्मृति ईरानी से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया के सवालों से बचते हुए स्मृति ईरानी बिना जवाब दिए ही अपनी कार में बैठी और चली गईं। विश्राम ने कहा कि उन्होंने स्मृति ईरानी को चिट्ठी तो लिखी, लेकिन किसी तरह की सिफारिश करने को नहीं कहा। दिल्ली में पीएम मोदी से सीधी टक्कर से बचने के चक्कर में आम आदमी पार्टी अपनी साइट पर मोदी की ही तारीफ कर बैठी। आपने अपनी साइट पर बैनर लगाया, दिल्ली स्पीक, मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। माना जा रहा है आप ये मैसेज देना चाहती थी कि मोदी तो पीएम बन चुके हैं तो दिल्ली के सीएम तो बनेंगे नहीं। जब तक आम आदमी पार्टी को अपनी गलती समझ में आती वो सोशल साइट्स पर घिर चुकी थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा वो इस बार भी नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ पाकिस्तान में भी हो रही है। इमरान खान ने नरेंद्र मोदी के काले धन के खिलाफ उठाए गए कदमों की तारीफ की है। काला धन वापस लाने की खातिर की जा रही कोशिशों की सराहना करते हुए इमरान खान ने कहा कि मोदी एक भरोसेमंद आदमी है। 18वें सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी 25 नवंबर को नेपाल जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से बस से सीधे काठमांडू जाएंगे। सार्क शिखर सम्मेलन 26 और 27 नवंबर को आयोजित होगा। इसमें सभी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। पीएम मोदी एक दिन पहले नेपाल पहुंचेंगे और बैठक के अगले दिन देश वापस लौटने की संभावना है। प्रधानमंत्री नेपाल में जनकपुर, लुम्बिनी और मुक्तिनाथ जैसे तीर्थ स्थलों का भी दर्शन करने जा सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग देह व्यापार को कानूनी बनाने की सिफारिश कर सकता है। आयोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने आज अपनी सिफारिशें देगा। आयोग ने कहा है कि देह व्यापार को कानूनी बनाने से सेक्स वर्करों को बेहतर जीवन मुहैया कराने में मदद मिलेगी। 24 अगस्त 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल गठित किया था जो सेक्स वर्करों की जिंदगी बेहतर बनाने पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। कर्नाटक बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने रेप पर विवादित बयान दिया है। ईश्वरप्पा ने कहा सीएम और गृहमंत्री की बेटियों का रेप होता तो कार्रवाई अलग तरह से होती। के.एस. ईश्वरप्पा ने बेंगलोर और राज्य में लगातार हो रही रेप की घटनाओं को लेकर यह बयान दिया। ईश्वरप्पा ने रेप के मामलों पर सरकार के ढुलमुल रवैये से नाराज होकर ऐसा विवादित बयान दिया। बीजेपी नेता ईश्वरप्पा के बयान पर कांग्रेसी बौखला गए हैं। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में ईश्वरप्पा के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन और तोड़फोड़ की। हरियाणा के जींद में बदमाशों ने किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में बदमाश व्यापारी को गोली मारते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने आते ही व्यापारी पर बंदूक तानी और फिर गोली मार दी। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के दम पर हत्यारों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक मरीज की मौत पर नाराज लोगों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। लोगों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग घंटों सफदरजंग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे रहे। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक ड्राइवर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक शख्स को गला घोटकर मौत के घाट उतारा गया है। दिल्ली के मंडावली इलाके में 2 महीने के एक नवजात बच्चे का शव नाले में पड़ा मिला। सफाई कर्मचारी ने शव की जानकारी पुलिस को दी।
दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में मामूली विवाद में एक लड़के ने दूसरे लड़के को चाकू मार दिया। चाकू लगने के बाद जख्मी लड़के ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चाकू मारने वाला हमलावर फरार है। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो लोगों को बेहोश कर लूटपाट करता था। पुलिस के मुताबिक गले की नस दबाकर वो लोगों को बेहोश कर देते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने बीती रात एक मॉल में अचानक आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर पान की दुकान में पहले आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 6 गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में गंगा में नाव पलटने से 11 लोग डूब गए। अभी तक 3 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। गोताखोरों की टीम बाकी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक ये बच्चे गंगा नहाने आए थे। बाद में वो नाव से घूमने लगे। इसी दौरान नाव पलट गई। हादसे की सूचना मिलने पर रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सरकार के मुआवजे को नाकाफी बताया। यूपी के गाजियाबाद में अस्पताल की 7वीं मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। महिला दिल्ली के ग्रेटर कैलाश की रहने वाली थी। ओवरडोज दवा लेने की वजह से 29 तारीख से ही उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। महिला की मौत कैसे हुई, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। यूपी के फिरोजाबाद में एक भाई ने अपनी बहन के प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने प्रेमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और फिर उसे जमीन में दफन कर दिया। हत्या का खुलासा तब हुआ जब किसी जानवर ने लाश के टुकड़ों को जमीन से बाहर निकाल लिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कानपुर में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक पड़ोसी उसके पति को गालियां दे रहा था और मारपीट भी कर रहा था। महिला जब अपने पति को बचाने गई तो पड़ोसी ने उसके साथ बदसलूकी की। मध्य प्रदेश के सतना में लोकायुक्त ने सिंचाई विभाग के 4th क्लास कर्मचारी के घर छापा मारा। छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। यूपी में बांदा के एक स्कूल में निरीक्षण के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल ने एक छात्रा को गाली दे दी। विजय बहादुर पाल ने 9वीं क्लास की एक छात्रा से सवाल पूछा था। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने छात्रा की गंदी गालियां दे दी। मंत्री के मुंह से आपत्तिजनक शब्द सुनकर पूरा स्कूल और स्टाफ, बच्चे भी सन्न रह गए। लखनऊ में केमिकल गोदाम में हुए जोरदार धमाके में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मामला ऐशबाग इलाके का है। धमाके के बाद गोदाम में अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अलीगढ़ में एक ऑटो चालक को 3 लोगों ने जमकर पीटा। आरोप है कि ऑटो चालक ने गाड़ी बैक करते वक्त मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार 3 लोग उस पर टूट पड़े और उसकी जमकर धुनाई कर दी। यूपी के रायबरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक रामलाल अकेला के बेटे पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने एक निजी नर्सिंग होम के संचालक से 4 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल के बारासत कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस स्टूडेंट यूनियन और ABVP के छात्र आपस में भिड़ गए। मारपीट में 4 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देहरादून के मालसी इलाके में आदमखोर तेंदुए की दहशत। इंडिया न्यूज के हाथ एक वीडियो लगा है जिससे साबित हो रहा है कि रिहायशी इलाके में जंगल की ये आफत घूम रही है। दरअसल इस वीडियो में बाघ एक कुत्ते का शिकार करता नजर आ रहा है। ये वीडियो एक होटल के CCTV में कैद हुआ है। CCTV फुटेज से यह साफ हो गया कि बाघ मालसी इलाके में ही कहीं छिपा हुआ है। यूपी के शामली में पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 निर्दोष लोगों को 2.5 महीने से जेल में बंद कर रखा है। पुलिस की करतूत का खुलासा तब हुआ जब असली कातिल पुलिस की गिरफ्त में आए। चारों आरोपी ने पूछताछ में बताया रंगदारी नहीं देने पर उन्होंने हत्या की। मामला 16 अगस्त का है जब BSP नेता विनोद कुमार की अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। पुलिस ने मामला शांत करते आनन फानन में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अपनी गलती का एहसास होने पर अब पुलिस निर्दोष आरोपियों को जेल से बाहर निकालने की बात कह रही है। और चलिए इसी के साथ न्यूज रिपोर्ट में वक्त हो गया ब्रेक का। बाकी खबरों के साथ जल्द वापस लौट निकाल दिया गया। बीजेपी के ये कर्मचारी पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल पर भड़के हैं। आरोप है कि बंसल अपने करीबी लोगों को नौकरी पर रखने के लिए इन लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि इन्होंने पार्टी को 25 से 30 साल दिए, बावजूद इसके इन्हें नौकरी से निकाला गया। हैरानी की बात यह है कि इस धरने प्रदर्शन के दौरान बीजेपी का कोई भी नेता इन कर्मचारियों से मिलने नहीं पहुंचा।
अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने पीएम मोदी के मिशन क्लीन इंडिया को आगे बढ़ाया। हेमा ने वृंदावन के गांधी पार्क के पास झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के साथ वृंदावन नगर पालिका के चेयरमैन ने भी सड़कों पर झाड़ू लगाई। ये सफाई अभियान चुंगी चौराहे से शुरू हुआ। हेमा ने कान्हा की नगरी को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की। सफाई अभियान के बाद हेमा मालिनी वृंदावन कोतवाली जा पहुंची। हेमा यहां कोतवाल की कुर्सी पर ही बैठ गई। काफी देर तक वो कोतवाली में पुलिस वालों के साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करती रही। कोतवाली में पुलिस वालों के साथ बातचीत के बाद जब हेमा मालिनी जाने लगी तो पुलिस वालों ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की गुजारिश की। हेमा ने उन्हें निराश नहीं किया और पुलिस वालों के साथ फोटो खिंचवाई। अपने 60वें जन्मदिन पर अभिनेता कमल हासन भी पीएम मोदी के मिशन क्लीन इंडिया से जुड़ गए। कमल हासन ने चेन्नई में एक झील के पास साफ सफाई की। पीएम मोदी ने अभियान की शुरुआत में कमल हासन को नॉमिनेट किया था। उत्तराखंड में कांग्रेस ने पूर्व मेयर मनोरम शर्मा डुबरियाल को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। टिकट के दावेदारों में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का भी नाम चर्चा में था, लेकिन पार्टी ने डुबरियाल पर भरोसा जताया। लखनऊ में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। पुनिया को राज्यसभा भेजने के लिए समाजवादी पार्टी ने समर्थन देने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने उन नेताओं को लेकर सख्ती दिखाई है जो कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे नेताओं की लिस्ट मांगी है जो कार्यकाल खत्म होने के बाद भी बंगले पर काबिज हैं। मामले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही लिस्ट उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए नेताओं की लिस्ट सौंपने के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव टाले जाने चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाढ़ के बाद हालात सामान्य होने तक चुनाव टालने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। राज्य सरकार पर खराब राशन बंटवाने का आरोप लगा था, जिस पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में लोगों के पुनर्वास को लेकर भी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की 44,000 करोड़ की मांग पर केंद्र सरकार से विचार करने को कहा। एनआईए और सीआरपीएफ की टीम ने गुवाहाटी से मोस्ट वांटेड आतंकी सैनूर आलम की बीवी को गिरफ्तार किया। सैनूर और उसकी बीवी सुजाना बेगम पर असम में आतंकवादी गतिविधियां चलाने का आरोप है। सुजाना बेगम को बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं। दिल्ली पुलिस हुड़दंगियों से निपटने के लिए हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद इन हथियारों का डेमो किया। जब इन हथियारों को चलाया जाएगा तो इससे गैस निकलेगी और फिर उस गैस से भीड़ तितर बितर हो जाएगी। गैस से लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुजली होने लगेगी। यही नहीं, दिल्ली पुलिस इसमें रंग का भी इस्तेमाल कर सकती है ताकि हुड़दंगियों की बाद में पहचान भी की जा सके। कानपुर के कल्याणपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर केबिन के अंदर ही फंस गया। ड्राइवर को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। गंभीर हालत में उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली के मादीपुर इलाके में पुलिस ने 21 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। इन बच्चों से जूते चप्पल की फैक्ट्री में काम करवाया जाता था। बिहार के नालंदा में 16 साल की लड़की कई सालों से जंजीरों में बंधी है। लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं। माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं कि वो अपनी बच्ची का इलाज करा सके। झारखंड के खूंटी में एक गांव के पास से पुलिस को 2 दर्जन आर्मी के जैकेट मिले। ये जैकेट नक्सलियों के पास सप्लाई किए जाने थे। इन जैकेटों के जरिए नक्सली बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली में मशहूर पत्रकार राजदीप सरदेसाई की किताब 2014 द कलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया का विमोचन हुआ। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने राजदीप की किताब का विमोचन किया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अनजाने में गुरुवार को भारतीय सरहद में घुस गए। कुरैशी बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजरों की हौसला अफजाई करने पहुंचे थे। इसी दौरान ये घटना हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष कुरैशी हाल में हुए फिदायीन हमले के मद्देनजर रेंजरों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। जीरो लाइन पर भारतीय अधिकारियों से हाथ मिलाने के दौरान वो पाकिस्तानी सीमा लांघकर भारतीय सीमा में घुस गए। शाह महमूद कुरैशी के सरहद लांघते एक पाकिस्तानी रेंजर उनके पीछे दौड़ा और उनसे वापस पाकिस्तानी सीमा में आने को कहा। दरअसल सामान्य रूप से कोई भी शख्स अगर सीमा लांघता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी एबर्ट ने मोदी को फोन करके कहा वे और सभी ऑस्ट्रेलिया वासी उनकी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टोनी एबर्ट ने मोदी से शिखर सम्मेलन पर भी बात की। पीएम मोदी 14 से 19 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। मोदी G8 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।